नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी में आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। इससे पहले हमने पिछली कालांश में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के बारे में हमने एक सर्वोत्तम जो उदाहरण चयन किया था वो था कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस जो पादप होता है उसमें जो भ्रूण होता है वो वक्र प्रकार का भ्रूण होता है, जिसकी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अब आज की कालांश में हम एक बीजपत्री भ्रूण का विकास पढ़ेंगे। एक बीजपत्री भ्रूण के विकास में वैज्ञानिकों ने एक सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण दिया है वो है ल्यूजुला फोस्टुला। पादप का नाम है ल्यूजुला फोस्टुला। इस पादप को ही वैज्ञानिकों ने क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि यह जो पादप है वो संपूर्ण जगत में, संपूर्ण पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले जितने भी एक बीजपत्री पादप हैं उन सभी एक बीजपत्री पादपों में उपस्थित जो भ्रूण है उस भ्रूण से कहीं ना कहीं इस पादप के भ्रूण की समानता देखी गई है। इसी कारण से एक बीजपत्री भ्रूण के विकास में सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण लिया है इन्होंने ल्यूजुला फोस्टुला को लिया है। तो ल्यूजुला फोस्टुला के जो भ्रूण हैं उसी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट होता है किस प्रकार से होता है और इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं बनती है। पिछली कालांश में तो दो अवस्थाएं बनी थी, चतुर्थान और अष्टांशक अवस्था, लेकिन इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं बनती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम क्या होगा, सर्वप्रथम ल्यूजुला जो फोस्टुला जो पादप है उसके भ्रूण विकास में सबसे पहले किसका निर्माण होगा? जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट के निर्माण में हमने पहले भी देखा था कि जाइगोट के निचली जो छोर होता है इसमें क्या पाया जाता है? ये केंद्रक पाया जा रहा है। इसके ऊपरी भाग में ये क्या है? वोक्यूल। वोक्यूल को हम क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? केंद्रक। इसको हम हिंदी में यदि बात करें तो ये क्या होती है? रिक्तिका। और ये क्या होता है? केंद्रक होता है। तो ये संपूर्ण जो आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये संरचना किसकी है? जाइगोट की है, अर्थात युग्मक। अब ये युग्मक जो है इस युग्मक का पहला जो विभाजन होगा वो अनुप्रस्थ विभाजन होगा। मैंने पहले भी बताया था कि विभाजन दो प्रकार से हो सकता है, या तो वो अनुप्रस्थ विभाजन होगा या फिर अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। लेकिन अनुप्रस्थ विभाजन जो होता है मैंने बताया था कि ये कोई, मान लीजिए ये कोई कोशिका है। अब इस कोशिका को यदि हम ऐसे काटे तो ये क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ विभाजन। और यदि इस कोशिका को हम ऐसे लंबवत काटे तो ये क्या होगा? अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। तो कहने का मतलब जो पहला जो विभाजन है ये हमारे पास एक कोशिका दिखाई दे रही है, जाइगोट है। तो इसमें ये कौन सा विभाजन हो रहा है? अनुप्रस्थ विभाजन, यानी कि ये आड़ी रेखा के रूप में ये जो कट रहा है तो बराबर कट करके ये दो कोशिकाओं में बट जाएगा। केंद्र कितनी कोशिकाओं में बटेगा? दो कोशिकाओं में बटेगा। और वो दो कोशिकाएं कौन कौन सी है? आधारी भाग में जो कोशिका है वो है बेसल सेल, और ऊपरी भाग में जो कोशिका है वो कौन सी है? एपिकल सेल। अब हमारे को नाम से ही पता चल रहा है कि बेसल सेल का मतलब क्या होता है? आधारी कोशिका। बेसल का मतलब होता है आधार। तो ये कौन सी कोशिका हो गई? आधारी कोशिका हो गई। आधारी कोशिका को हमने एक अलग से रंग दे दिया, इसको रेखांकित कर दिया एक हरे रंग से, ताकि हमारे को आगे ध्यान में रहे, समझने में आसानी रहे। तो अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने इसको हरे रंग से रेखांकित किया है। तो बेसल सेल कौन सी हो गई? आधारी भाग वाली, जो निचले भाग की ओर पाई जा रही है। ऊपरी भाग में ये जो एपिकल सेल है यानी कि शीर्षस्थ कोशिका, शीर्षस्थ कोशिका को हमने कौन से रंग से निरूपित किया है? लाल रंग से निरूपित कर दिया। तो एपिकल सेल और आधारी कोशिका जाइगोट अनुप्रस्थ विभाजन करके और दो कोशिकाओं में बट जाता है। दो कोशिकाएं कौन सी है? बेसल सेल और एपिकल सेल। अब क्या होगा? पुनः इनमें विभाजन होगा। पुनः विभाजन होगा, एपिकल सेल भी विभाजन करेगी और बेसल सेल भी विभाजन करेगी, परंतु दोनों प्रकार की कोशिकाएं दो अलग अलग विभाजन करेगी। और दो अलग अलग विभाजन करके
टोटल 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो वो 4 कोशिकाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले हम बात करते हैं बेसल सेल, यानी कि आधारी कोशिका, जिसको हम हरे रंग से निरूपित किया है। तो ये जो आधारी कोशिका है ये क्या करेगी? आधारी कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन करेगी, और अनुप्रस्थ विभाजन करेगी तो ये कोशिका है, और इसको बराबर 2 भागों में ये काटेगी। तो कितनी कोशिकाएं बन जाएगी? 2 कोशिकाएं अनुप्रस्थ विभाजन से बनेगी। और फिर ये एपिकल सेल जो लाल रंग की कोशिका से निरूपित किया है, ये कोशिका क्या करेगी? लंबवत विभाजन करेगी, और लंबवत विभाजन करके अनुदैर्ध्य विभाजन करेगी, जिससे ये 2 कोशिकाओं में पुनः बट जाएगी। तो 2 कोशिकाएं और 2 कोशिकाएं तो बेसल सेल से जो अनुप्रस्थ जो विभाजन से बनी है, और जो 2 कोशिकाएं हैं वो एपिकल सेल से अनुदैर्ध्य विभाजन के फलस्वरूप बनी है। तो 2 कोशिकाएं और 2 कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं हो गई? 4 कोशिकाएं हो गई। तो कहने का मतलब 4 कोशिकाओं से निर्मित जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था होगी? वो क्वारडेंट होगी। क्वारडेंट को हम एक अलग हिंदी में भी नाम देते हैं चतुर्थांश। कौन सा नाम देते हैं? चतुर्थांश। तो ये हो गया चतुर्थांश। तो ये हमने क्वारडेंट स्टेज, उसमें भी हमने पहले जो कालांश थी उसमें कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में भी एक चतुर्थांश अवस्था बनी थी, 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। और इसमें भी जो ल्यूजिला फोस्टुला जो पादप है, इसमें भी 4 कोशिकाएं निर्मित हो रही है। तो यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया, और इन चारों ही कोशिकाओं के निर्माण के फलस्वरूप, इन 4 कोशिकाओं के निर्माण के फलस्वरूप इनको एक अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे ये हरे रंग वाली जो 4 कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को तो हमने जो 2 कोशिकाएं थी ऊपर वाली, जो ये जो 2 कोशिकाएं हैं, इन दोनों कोशिकाओं को L1 और L नाम दे दिया, यानी कि L1 और L नाम दे दिया। और ये लाल रंग की जो अनुदैर्ध्य के द्वारा जो 2 कोशिकाएं निर्मित हुई थी, इनको हमने N1 और N नाम दे दिया। तो अब ये टोटल जो कितनी कोशिकाएं हो गई? 4 कोशिकाएं हो गई। अब ये 4 कोशिकाएं क्या करेगी? पुनः परिणित और अपनत विभाजन करेगी, और पुनः परिणित और अपनत विभाजन करके और नए जो अंग हैं भ्रूण के, उन अंगों का निर्माण करेगी। तो आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से अंगों का निर्माण करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो L1 वाली जो कोशिका है, सबसे पहले ये जो L वाली जो कोशिका है, ये L वाली कोशिका क्या करेगी? निचले भाग का निर्माण करेगी। ये जो L कोशिका है ये किसका निर्माण करेगी? निचला जो भाग है भ्रूण का, आधारी जो भाग है उसका निर्माण करेगी। कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भ्रूण होता है एक बीजपत्रियों में, उसके आधारी भाग का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? तो ये कौन सी कोशिका करेगी? L कोशिका करेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं, दूसरी कोशिका है L1। L1 कोशिका किसका निर्माण करेगी? देखिए जो ऊपर वाले भाग की ओर उपस्थित है, तो जनरली ये किस भाग का निर्माण करेगी? ऊपरी भाग का निर्माण करेगी। इसके अलावा बीज पत्राधार का भी निर्माण करेगी, और ये किसका निर्माण करेगी? प्रांकुर का निर्माण करेगी। जो प्लूम्यूल हमने जो नाम दिया था, तो कहने का मतलब L1 जो कोशिका है वो 3 भागों का निर्माण करेगी। एक तो जो भ्रूण का ऊपरी भाग है उसका निर्माण करेगी, दूसरा जो भाग है वो बीज पत्राधार का निर्माण करेगी, और तीसरा कौन सा है? प्रांकुर का निर्माण करेगी। तो ये 3 भागों का निर्माण कौन सी करेगी? L1 कोशिका निर्माण करेगी। अब तीसरी जो कोशिका है वो M कोशिका है। कौन सी कोशिका है? M कोशिका है। M कोशिका क्या करेगी? वलकुट जन का निर्माण करेगी, और जो मूल गोप होता है उसके कुछ भाग का निर्माण करेगी। तो M कोशिका को आपको ध्यान में रखना है कि M कोशिका का क्या कार्य है? वलकुट जन का निर्माण करेगी, और क्या करेगी? ये जो मूल गोप का कुछ बचा हुआ जो भाग है उसका निर्माण करेगी M कोशिका।
उसके बाद में अपने पास 2 कोशिकाएं शेष रहेगी, N कोशिका और N1 कोशिका। तो जो N कोशिका होगी, जो मूल गोप का जो बचा हुआ कुछ शेष भाग रह गया, यानी कि जो मूल गोप का कुछ भाग का निर्माण किसने किया था, M कोशिका ने। तो अब ये जो बचा हुआ जो भाग है उसका निर्माण कौन करेगी, ये N कोशिका करेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं N1 कोशिका। तो N1 कोशिका किसका निर्माण करेगी, छोटे निलंबक का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, छोटा जो निलंबक रह गया उस निलंबक को उत्पन्न कौन करेगी, ये N1 कोशिका निर्मित करेगी। तो इस प्रकार कितनी कोशिकाओं का निर्माण हुआ, टोटल कोशिकाएं हैं L कोशिका, जो किसका निर्माण कर रही है, निचले भाग का निर्माण। L1 जो कोशिका है वो बीजपत्राधार ऊपरी भाग है और जो प्रांकुन का निर्माण कर रही है। तीसरी जो कोशिका M कोशिका थी वो जो वलकुट जनका और मूल गोप के जो कुछ भाग का निर्माण कर रही है। इसके अलावा N कोशिका है वो मूल गोप का जो शेष भाग जो बच गया उसका निर्माण कर रही है। और N1 कोशिका है वो किसका निर्माण कर रही है, छोटे निलंबक को ये उत्पन्न कर रही है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि एक बीजपत्री भ्रूण में जो ल्यूजुला पोस्टुला का जो भ्रूण है उसमें टोटल कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, टोटल ये जो कोशिकाएं हैं वो 5 कोशिकाएं हैं। L कोशिका, L1 कोशिका, M कोशिका, N1 कोशिका और N कोशिका। तो ये पांचों ही प्रकार की जो पांचों कोशिकाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से कार्य करते हुए एक संपूर्ण ल्यूजुला पोस्टुला भ्रूण का निर्माण कर रही है। तो ये हो गई ल्यूजुला पोस्टुला भ्रूण का डेवलपमेंट यानी कि विकास। अब कुछ बात करते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है एक बीजपत्री जो भ्रूण, तो एक बीजपत्री भ्रूण के हमेशा इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन अपने को बनता है और इस 6 नंबर के क्वेश्चन में एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि एक बीजपत्री भ्रूण के विकास को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो विस्तार पूर्वक समझाने के लिए हमारे को ये सारी जो प्रोसेस है वो बतानी पड़ेगी। इसके अलावा ये जो डायग्राम है 5 इसमें जो डायग्राम बनाए हैं, पहले जाइगोट, फिर इसको 2 भागों में बांटेंगे, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, 2 कोशिकाएं बन जाएगी बेसल और एपिकल सेल। उसके बाद में पुनः इनमें जैसे बेसल सेल है अनुदैर्ध्य विभाजन हो जाएगा और फिर अनुप्रस्थ विभाजन होकर के 4 कोशिकाएं बनेगी और इस अवस्था को क्वाड्रेंट या चतुर्थांश अवस्था बोलेंगे। उसके बाद में ये क्या करेंगे, ये पुनः जो चारों कोशिकाएं हैं वो पुनः विभाजन होकर के और नई कोशिकाओं का निर्माण करके और अलग अलग जो भ्रूण के जो भाग हैं उन सब का निर्माण कर रही है। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा जो निर्मित जो भ्रूण की जो अवस्थाएं हैं वो कौन सी कोशिकाएं, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट स्टेज है और उसके बाद में जो संपूर्ण भ्रूण का विकास हो जाता है। तो ल्यूजुला पोस्टुला का जो भ्रूण का जो विकास है इस प्रकार पूरा संपन्न होता है। आगामी क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।